नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम इसमें एसएससी जीडी की जो है 2024 के प्रीवियस जीएस के क्वेश्चन को भी डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली शिफ्ट के पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है डैश किसी भी देश या देश के सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के संबंध जनसांख्यिक, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। संविधान है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जनसंख्या या जनगणना। तो दोस्त ये क्या होती है? ये होता है आपका जनगणना। क्या होती है? जनगणना। अगर बात करूँ जनगणना की, तो जनगणना के इतिहास के बारे में थोड़ा जाने तो जो पहली जनगणना हुई थी ये हुई थी 1872 में। कब हुई थी दोस्त? 1872 में लॉर्ड मियो के कार्यकाल से। किसके? लॉर्ड मियो के कार्यकाल से जो है पहली जनगणना भारत में शुरू हुई। और पहली दशकीय जनगणना की बात करूं तो दशकीय जनगणना जो है 1881 से स्टार्ट की गई। कब से? 1881 से। कब? रिपन के कार्यकाल में। जो लॉर्ड रिपन थे उनके कार्यकाल से जो है दशकीय जनगणना की जो है शुरुआत की गई। ठीक है ना दोस्त। अगर मैं बात करूं 2011 की जनगणना की, तो 2011 की जनगणना थी, इसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्त सी चंद्रमौली। कौन थे? तो सी चंद्रमौली जो है इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ इसकी थीम क्या थी, क्योंकि 2021 में होनी थी, जो कोरोना की वजह से नहीं हुई थी, अभी भी नहीं हो पाई है ना। तो 2011 में मैं बात करूँ तो 2011 में इस जनगणना का जो थीम थी वो थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, है ना। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बाकी आप लिख लेना, सुनते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा पूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप कौन सा है? तो बात करूँ तो मुद्रा पूर्ति की माप का जो सबसे साधारण रूप है दोस्त, ये होता है आपका M3। क्या होता है? M3। मैं बाकियों की रूप की बात करूँ या इसकी बात करूँ तो देखिए दोस्तों, जो M1 मेथड होता है, M1 मेथड में क्या करते हैं, तो M1 मेथड में जैसे हम मुद्रा और मांग जैसे तरल रूप शामिल होते हैं। किसमें? मुद्रा, लिखना थोड़ा सा दिक्कत है भाई, अरे लिख जाए यार। मुद्रा तथा तरल, जो तरल रूप होते हैं, मुद्रा जैसे मांग, मुद्रा और मांग के जो तरल रूप है वो शामिल होते हैं इसके अंदर। M2 की बात करूं तो M1 प्लस, जो M1 में मुद्रा और मांग तो शामिल होंगी, किसके अंदर? M2 के अंदर। इसमें और क्या क्या जुड़ जाता है? इसमें जुड़ जाता है बचत जमा, जुड़ जाती है बचत जमा। उसके बाद मैं बात करूँ इसमें स्वाधी जमा, ठीक है, स्वाधी जमा। और उसके बाद बात करूं तो गैर संरक्षणगत जो मुद्रा होती है, मुद्रा बाजार भंडार होता है, तो वो भी इसके अंदर जुड़ता है। ठीक है। M3 आप समझ ही चुके हैं। M3 में जैसे M1 प्लस बैंक स्वाधी जमा, M1 के साथ M3 में क्या होता है कि M1 मुद्रा प्लस मांग तो होते ही हैं, लेकिन M3 में एक चीज़ और होती है, वो होती है बैंक स्वाधी जमा। क्या होती है? बैंक स्वाधी जमा। M4 की बात करूँ तो M3 मुद्रा प्लस मांग और बैंक स्वाधी जमा प्लस डाकघर बचत बैंकों में जमा राशि भी जो है इसके अंदर शामिल होती है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए बात करता हूँ न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीला प्रक्रिया निर्धारित करता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया, जैसे मैं आपकी बात करूँ तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे उसको हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में बहुमत से क्या होना चाहिए? प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे आप लोकसभा में ले आओ या राज्यसभा में ले आओ। इसके बाद इस प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन को सौंपा जाता है। लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा, ये तो देखो, यदि अगर लोकसभा में पास हुआ है तो लोकसभा स्पीकर, यदि राज्यसभा में पास हुआ है तो आपका राज्यसभा चेयरमैन जो होगा, राज्यसभा चेयरमैन इस प्रस्ताव को मंजूरी या नामंजूर कर सकते हैं। ठीक है। अगर प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा। इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय, एक सिटिंग जज, उच्च न्यायालय और एक मुख्य न्यायाधीश और एक कानूनविद शामिल होता है। अगर समिति को लगता है कि आरोपों में दम है तो वह सदन में रिपोर्ट पेश करती है। इस रिपोर्ट के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर दोनों सदनों में पारित होना चाहिए, पारित होना जरूरी है। प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री को हटाने का आदेश देता है। तो ये सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा अगर आपको किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो।
समझ गए। तो इसीलिए ये काफ़ी कठिन प्रक्रिया मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया, जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने ज्ञात तत्व थे? तो दोस्त उस समय जो तत्वों की संख्या थी वो आपकी थी 63। कितनी थी? तो 63 थी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बात करूँ मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है तो उन्होंने कब बनाई थी? ये बनाई थी उन्होंने 1869 में। कब बनाई थी दोस्त? 1869 में। और उन्होंने इसको लगाने जो आवर्त सारणी थी इनमें किसके आधार पर लगाया था? तो परमाणु भार के आधार पर। किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर लगाया था इसको। ठीक है भाई। और बात करूँ इन्होंने कुछ तत्वों के लिए जगह छोड़ी थी जैसे गैलियम और जर्मेनियम, है ना। अगर मैं बात करूँ आधुनिक आवर्त सारणी की, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है जिसको भी अपन पढ़ते हैं वो किसने बनाई थी? तो हेनरी मोजोले ने। किसने? हेनरी मोजोले। हेनरी मोजले या बोलते अपन, है ना, मोजले, हेनरी मोजले। और ये किस पर आधारित थी? तो ये परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। किसके? परमाणु संख्या। तो ये वाली जो है जो जिसको भी अपन पढ़ रहे हैं तो आप इसमें देखेंगे जो पीरियोडिक टेबल पे जो तत्व लगे होते हैं परमाणु संख्या के आधार पर लगे होते हैं, लेकिन मेंडलीव ने जो लगाई थी वो किसके आधार पर लगाई थी? तो परमाणु भार के आधार पर लगाई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा आपसे। बोला कि 2023 में किस राज्य मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? बिहार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री या झारखंड के? तो दोस्त ये थे आपके बिहार के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ, श्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन है 23 मई को भारतीय स्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष रूप में किसने पदभार संभाला? ठीक है। तो रवनीत कौर, लीना नायर, नैना लाल किदवई, शांति एकम्बरम। तो दोस्त ये थी आपकी रवनीत कौर। बात करूँ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई ये हुई 2003 में। कब हुई थी? 2003 में। हेडक्वार्टर की बात करूँ तो जिसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। क्या है? तो न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संगीत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका थी? AR रहमान, डॉक्टर RD बर्मन, MS सुब्बलक्ष्मी या जाकिर हुसैन? तो दोस्त इनका जो आंसर है वो है MS सुब्बलक्ष्मी, जिनको 1998 में जो है भारत रत्न अवार्ड मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न अवार्ड। और ये पहली संगीतकार थी जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? रेमन मैग्सेसे अवार्ड, है ना। रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन्हें कब मिला? तो ये मिला था 1974 में। कब मिला था? 1974 में। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो है यूनाइटेड नेशन जो असेंबली है उसमें प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय महिला थी और उन्होंने 1996 में यहाँ पर प्रदर्शन किया था। आई बात समझ में? चलिए अगला है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरिदास ठाकुर, ज्योतिबा फुले या घासीदास? तो दोस्त ये किसने की थी? आपकी ज्योतिबा फुले ने की थी, है ना। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और ये महाराष्ट्र में जो SC दलित महिलाएँ थीं, दलित और महिलाओं को जो पीड़न है उसके लिए किससे? SC से रिलेटेड था, SC एंड SC से रिलेटेड था, ST से, है ना। चलिए बात करूँ ईश्वरचंद्र विद्यासागर की, तो इन्हें किस लिए जाना जाता है? इन्हें विधवा पुनर्विवाह के लिए जाना जाता है। किसके लिए? विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह के लिए जाना जाता है। इन्होंने इसके लिए आंदोलन किया था 1856 से, जो चला था कब से? 1856 से लेकर 1860 तक चला। ठीक है भाई। और इन्होंने 25 विधवाओं का जो है विवाह करवाया था। 1856 में 25 विधवाओं को जो है विवाह करवा दिया था इन्होंने। ठीक है। बात करूँ घासीदास की, जो घासीदास जी हैं हमारे, घासीदास की बात करूँ तो ये थे सतनाम वंश के प्रचारक। किस वंश के? तो जो सतनाम वंश है आपका, इस वंश के प्रचारक थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? ब्राह्मणी लिपि, सिंधु लिपि, पाली लिपि या संस्कृत लिपि? तो कौन सी है दोस्त? ये है आपकी सिंधु लिपि। क्या है? सिंधु लिपि। इसका जो काल माना जाता है 3500 से कितने 2700 के बीच में माना जाता है। किससे? 2700 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। और भारतीय महाद्वीप में सबसे जो है पुराना लेखन है, प्राचीन लेखन है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों, केंद्रों शासित प्रदेशों UTC में सहयोग से के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी। तो लक्षद्वीप को छोड़कर
जो पहली आर्थिक जनगणना थी वो लक्षद्वीप को छोड़ के गई थी, याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसने खुद बनाया है कि जो पहली बार आर्थिक जनगणना है वो लक्षद्वीप को छोड़ के की गई थी। ठीक है ना, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ये मिल जाता है। तो पहली जो आर्थिक जनगणना कब की गई थी दोस्तों? 1977 में। कब की गई थी? 1977 में। और दूसरी कब की गई? 1980 में। दूसरी कब आई थी? 1980 में। तीसरी कब आई? 1990 में। चौथी की बात करूँ, चौथी आई 1998। पाँचवीं की बात करूँ, पाँचवीं आई थी आपकी 2005 में, सॉरी, कब आई? 2005 में। छठवीं की बात करूँ तो कब आई? 2013 में। कब आई थी? 2013 में आई थी। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? आधी, 2/3, 1/3, 1/4। तो दोस्तों ये कितनी गई हैं? 1/23 सीटें। तो कौन सा संशोधन संबंधित है? 81वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं देखूं, ब्रांस हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में किस राज्य द्वारा किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार दोस्त? जो ब्रांस त्यौहार है हिंदू दीपावली जैसा है, इसको वारली और कोंकणी, कौन सी? वारली और कोंकणी। और वारली और कोंकणी देख के याद आना चाहिए आपको दोस्त, क्या? गोवा, है ना। तो कहाँ से संबंधित है? वारली और कोंकणी से। ये दीपावली जैसा त्यौहार होता है, हिंदू को जो दीपावली होता है बिल्कुल वैसा ही सेम त्यौहार है। ठीक है, आगे एथलेटिक्स में आईएएफ विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई 1997 से 1993, 1991, 1995 से। तो कब बन गई दोस्त? 1997 से बन गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। बोला गया है कि रंगास्वामी कप का संबंध किससे? हॉकी से, बैडमिंटन, टेनिस या फुटबॉल? तो दोस्त रंगास्वामी कप जो है हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1928 से। हॉकी की नहीं, रंगास्वामी कप की। ठीक है ना दोस्त। भारत में बात करूँ, भारत में हॉकी का जो सबसे पुराना कप है वो कौन सा कप है दोस्त? अगर आपको पता हो तो जो बैटन कप है, कौन सा कप है? बैटन कप, जिसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 1895 में। अगर मैं बात करूँ हॉकी के जो जन्मदाता है वो किस देश को माना जाता है? तो मिस्र। कौन सा देश? मिस्र। हॉकी का विश्व का सबसे पुराना पुरस्कार है स्टैनली अवार्ड, स्टैनली कप। कौन सा? स्टैनली। ये विश्व का सबसे पुराना हॉकी का कप है, स्टैनली कप। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नृतक, संगीतकार और गायक और भारत में कथक नृत्य के डैश कालका बिंदानी घराने के प्रतिपादक थे। कौन सा घराना? कालका बिंदादीन घराना। कौन? पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन आपके दिए हैं हैदराबाद, लखनऊ, आगरा या ग्वालियर। तो कहाँ के दो दोस्त? ये आपके थे लखनऊ के। कहाँ के थे? लखनऊ के। ठीक है, आगे क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4A में के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक डैश वर्ष तक आयु की अपने यथास्थिति बालक प्रतिबल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, तो किससे किस उम्र तक करेंगे? तो दोस्तों ये है आपके 6 से 14 वर्ष तक के लिए। किसकी? 6 से 14 वर्ष तक। किस आर्टिकल में लिखा गया? आर्टिकल 21A। कौन सा आर्टिकल है? 21A। संविधान संशोधन कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन कौन सा? 2002 के तहत ये जो प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे भैया। देखा, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में उड़ीसा के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? अकम लक्ष्मी देवी, स्वरूपा सेन, अरुणा मोहंती या एलम इंदिरा देवी? तो कौन थी दोस्त? ये आपकी स्वरूपा सेन थी। कौन थी? स्वरूपा सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? नाबार्ड की, सेबी की, नीति आयोग की, आरबीआई की? तो दोस्त जी किसकी की थी? नीति आयोग की। किसकी की गई थी? नीति आयोग, जिसे भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्त? इसे भारतीय सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? इसके कितने स्तंभ? टोटल 7 स्तंभ में। कौन कौन से? सक्रियता, जनहितैषी, भागीदारी, सशक्तिकरण, सभी का समावेश, समानता और पारदर्शिता। ठीक है दोस्त, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC की एक पहल है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, नीति आयोग, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो कौन सा है दोस्त? ये आपका है वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान, ONDC। ठीक है, ये आपका है उद्योग संवर्धन और किससे है जी भाई? तो ये आपका है उद्योग संवर्धन और
उद्योग संवर्धन और जो है आपका आंतरिक व्यापार विभाग से। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका एक और क्वेश्चन होगा। हाँ ये है, देखा क्या, बैडमिंटन के संबंध में लेखक में से कौन सा कथन सही नहीं है। बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर की बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर से सर्विस कोर्ट में सर्व करता है। तो दोस्त बाईं ओर से नहीं करता है, इसमें दाईं ओर से करता है। कहाँ से करता है, तो दाईं ओर से करना पड़ता है। ठीक है, पहली बात तो ये गलत हो गई, तो दोनों कथन वाले तो ये सही है, दोनों सही वाले ये तो गलत हो गया ये, और ऑप्शन नंबर आपका सी गलत हो गया। अब डिपेंड करता है कि कौन सा इसमें सही कौन सा हो सकता है। ठीक है दोस्त, और सर्विस और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ से होते हैं। नहीं दोस्त, एक तरफ से नहीं होते, विपरीत दिशा में होते हैं। किस दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में। तो दोस्त ना तो एक, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्त, तो ये थे आपके जीएस के क्वेश्चंस। आई होप करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।